तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने आपको ये सिखाया हूँ कि 6 मेंबर से कम का जो रिंग रहता है उसमें अगर वैसा पॉसिबिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है। एंड व्हाट द ड्राइविंग फोर्स? एंगल स्ट्रेन। 3 मेंबर में एंगल स्ट्रेन रहता है 24 डिग्री 44 मिनट का। 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेन रहता है 15 डिग्री का। 4 मेंबर में 15 डिग्री नहीं 9 डिग्री 44 मिनट का, राइट। और 5 मेंबर में रहता है 44 मिनट का, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और 6 मेंबर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म ऑलमोस्ट एंगल स्ट्रेन टेंडिंग टू 0। तो 3 मेंबर किस में जाना चाहेगा? अचानक से 3 मेंबर 5 मेंबर में नहीं जाएगा। उसके पीछे का रीज़न है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन 1-2 होता है। तो 3 मेंबर पहले किस में जाएगा? 4 किस में जाएगा? 5, और 5 किस में जाएगा? 6। अब यहाँ देखें, कम यहाँ देखिए, एक कितना मेंबर रिंग है? 7 मेंबर। आप मान के चलिए कि रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका एंगल कितना है? डू इट फास्ट। देख तो मोटा मोटी कितना एंगल आता है? 128 या 129 आता है क्या? एंगल कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल करके ना। कितना है स्टूडेंट एंगल? दिस एंगल अगर रेगुलर हेप्टागन है तो यही तो करना है एवरीवन। दिस वन ओनली, दिस वन। देखिए मैं क्या करता हूँ कि 360 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 ट्रायंगल बनेगा। कितना आ जाएगा? 51। तो ये 51 रहेगा तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 51, 180 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 51, ये मुझे याद ही था। ऑलमोस्ट कितना? 129, करेक्ट। तो 129 होना कितना चाहिए? अगर sp3 कार्बन है तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रेन रहेगा? कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का? एक्सपेंशन का। तो नेचुरल जो एंगल है उससे ज़्यादा हो या कम हो, दोनों केस में स्ट्रेन होगा। इट इज़ काइंड ऑफ ए स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ से कम करें या ज़्यादा करें, दोनों केस में उसमें स्ट्रेन रहेगा। प्रेस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा, एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन का स्ट्रेन रहेगा, लेकिन स्ट्रेन तो रहेगा। तो डिविएशन कितने का दिखेगा एवरीवन? तो डिविएशन सर होगा 129 माइनस 109 डिग्री 109 ही मान के चलिए रफली। तो कितना हो जाएगा? तो एंगुलर स्ट्रेन इतना हो जाएगा 129 माइनस 109 डिवाइड बाई 2, हाउ मच? ऑलमोस्ट 10 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली। ये 29 डिग्री 29 मिनट को मैंने इग्नोर कर दिया, बट फिर भी तो स्ट्रेन रहा। इसका मतलब है कि ओके सर
इस 7 मेंबर में एक कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे या एक्सपेंशन का स्ट्रेन बोलेंगे? एक्सपेंशन का। 8 मेंबर रहेगा और भी बड़ा हो जाएगा, 9 मेंबर रहेगा और भी बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि 7 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 6 मेंबर में। 7 मेंबर 8 मेंबर में आना चाहेगा, और नहीं तो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए एक बार निकाल के देख लीजिए। 8 मेंबर का अगर निकालते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में और ज़्यादा स्ट्रेन मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ देखिए, सिक्स मेंबर रिंग सबसे स्टेबल सिचुएशन है। देन 7 मेंबर किस में आना चाहेगा? और 8 मेंबर किस में आना चाहेगा? सेवन मेंबर में। और 3 मेंबर किस में आना चाहेगा? फोर मेंबर में, राइट। एंड 4 मेंबर किस में आना चाहेगा? 5 मेंबर में। एंड 5 मेंबर किस में आना चाहेगा? 6 मेंबर। इसका मतलब है कंक्लूजन इज व्हाट? कंक्लूजन इज दैट कि अगर रिंग का साइज 6 मेंबर से कम रहेगा तो उसमें रिंग का एक्सपेंशन का टेंडेंसी रहेगा, और रिंग का साइज अगर 6 मेंबर से ज़्यादा रहेगा तो उसमें रिंग में कॉन्ट्रैक्शन का टेंडेंसी रहेगा। व्हाट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? एंगुलर स्ट्रेन। 1 मिनट रुकना है, मैं कंक्लूड कर दूंगा 2 पॉइंट में। बट स्टूडेंट समटाइम्स, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट तो बातों को पकड़ के रखते हैं, एक एक लाइन, समटाइम्स 6 मेंबर भी 5 मेंबर में आ जाता है। बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन रहेगा, तो उस टाइम पे तो आप खड़ा हो जाइएगा कि सर ये कैसे हो गया। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है या ऑलमोस्ट सेम? 1 डिग्री का भी नहीं है, 44 मिनट का। दैट्स वाई समटाइम्स ए इसमें भी आता है और ए इसमें भी जाता है, दूसरे के लिए नहीं, बट इन दोनों के बीच में कम और ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज इन दोनों का एंगुलर स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या है? ना के बराबर है, 1 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? पहला कंक्लूजन लिखिए, इफ साइज ऑफ रिंग इज लेस देन 6, फर्स्ट, इफ साइज ऑफ रिंग इज लेस देन 6, then tendency of ring expansion, then tendency of ring expansion, then tendency of ring expansion, और एक और पॉइंट बनेगा, इफ साइज ऑफ रिंग मोर देन 6, इफ साइज ऑफ रिंग मोर देन 6, देन टेंडेंसी ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, देन टेंडेंसी ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? एक ही है ना, तो दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय 1 हाइपर, इज इट राइट? एक कितना डिग्री कार्बोकटायन है? 1 डिग्री R प्लस, करेक्ट। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन में माइग्रेशन कहाँ से होता है? 1 to, और सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर किसका है?
बोलिए मेरे साथ, एच पी एच 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, सबसे कम CH3। एक ऑर्डर में लिखवाया हूँ, बट उसमें एक्सेप्शनल कैरेक्टर था फिनाइल का। वहाँ पे कौन सा फैक्टर देखते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द रिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द रिंग, याद होगा आप लोग को। तो भाई अगर इसको माइग्रेट करते हैं, ए बनेगा, यहाँ का H यहाँ जाकर CH3 बन जाएगा। नाउ दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इज इट राइट? 3 2 5 2 7, दिस 7 हाइपर कंजुगेबल, राइट? 7 हाइपर। अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, एग्रे। यहाँ पे कितना था? 1 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे था, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का जनरली अभी तक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही देख रहे हैं, लेस स्टेबल कटाइन और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ए होना चाहिए था, एग्री? क्योंकि आप इस कार्बन से, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो इस कार्बन पे कितना ग्रुप था? 3 ग्रुप। कौन कौन सा? पढ़िए। H और क्या था? पढ़ना है, ये भी तो है, CH2 और CH2। इधर का CH2 और इधर का भी क्या है? तो दे आर 3 ग्रुप, बट CH2 का मतलब 1 डिग्री आर। तो 1 डिग्री आर और H में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली H तो सबसे टॉप पे है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ए होना चाहिए, बट ए नहीं होता है स्टूडेंट, ए नहीं होता है। तो मान लेते हैं किसी एक फैक्टर से आपको स्टेबलाइज कर रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स मैंने क्या किया? स्टेबलाइज, और दूसरे फैक्टर से बहुत बड़ा वाला डी स्टेबलाइज कर दिया। तो आप तो ओवरऑल नेट देखिएगा, आपको मोमेंटली लगा कि 500 रुपये का फ़ायदा करवा दिए, अब 50,000 ले लिए, देन ओवरऑल क्या रहा? लॉस ही रहा ना इनिशियल। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हम लोग स्टेबलाइज करें। अब अगर स्टेरिक फैक्टर देखेंगे, इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बीट बोलते हैं, तो एंगल स्ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे 3 मेंबर रिंग में बहुत बड़ा एंगल स्ट्रेन है। ए में कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन था? भाई ए में एंगल स्ट्रेन सर था 24 डिग्री 44 मिनट का, ये था ना 24 डिग्री, और 24 डिग्री 44 ऑलमोस्ट 25 डिग्री का बहुत बड़ा एंगल स्ट्रेन है। ये इतना बड़ा एंगल स्ट्रेन है कि इसके वजह से सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक है। और हर सिचुएशन का एक क्रिटिकल स्टेज होता है कि यहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रहेगा तो टॉलरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे यहाँ ए से अगर बी में आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना था? sp3। नाउ इसका हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? भाई इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। क्या हो गया है? sp2। और sp2 में ये एंगल होना कितना चाहिए था? एंगल शुड बी 120। कितना होना चाहिए था? बट है कितना? 60 ना। इक्वेटोरियल ट्रायंगल कितना होता है? 60। कितना का डिविएशन दिख रहा है? 60 डिग्री का। तो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? तो भाई यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हो गया 30 डिग्री का। तो जब ए से बी तक जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली तो स्टेबलाइज हो रहा है, बट एंगल स्ट्रेन वाइज डी स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपका पास धर्म संकट है, सर एंगल स्ट्रेन सोचें या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? एंगल स्ट्रेन सोचेंगे तो ए होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचेंगे तो ए होना चाहिए, और एंगल स्ट्रेन सोचेंगे तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट इन दिस सिचुएशन, जहाँ पे 3 मेंबर रिंग रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 मेंबर रिंग रहेगा, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन रहेगा, और अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा स्ट्रेन किस पे डोमिनेट करेगा? एंगल स्ट्रेन फैक्टर डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। देखिए इन दिस केस एंगल स्ट्रेन फैक्टर डोमिनेट ओवर, in this case angle strain factor dominate over electronic factor. In this case angle strain factor dominate over electronic factor. यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का माइग्रेशन करके तो देखिए, तो हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन कर रहे थे उसके पीछे मेन सेंस था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब यहाँ पे इस कार्बन पे H है और दो ग्रुप था ना CH2 एंड CH2, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, दैट्स वाई कि रिंग बनाने में हम लोग को आसानी हो। अब H के जगह पे अगर CH2 को, किसको, ये CH2 है तो CH2 अपना कोई भी ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा या लेकर जाएगा? ये अगर इसके साथ यहाँ माइग्रेट करता है, करेक्ट, तो सर यहाँ पे तो H का माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है, आई एग्री, बट यहाँ पे एक और फैक्टर पैरेलल चल रहा है, कौन सा? एंगल स्ट्रेन का, ठीक है। इवन इफ माइग्रेटरी पावर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन 1 डिग्री अल्काइल, फिर भी एक बार इसका चेक कर रहे हैं कि ऐसा होने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ से इसको माइग्रेट करते हैं तो किसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, किसके साथ बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट सर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, और 1 और 3 के बीच में बनेगा। तो 1 और 3 के बीच में बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? किसको लॉस होगा? 2 को, राइट। इसका ही तो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 3 4 एंड 2, करेक्ट। और कितना मेंबर बन गया? 4 मेंबर। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? कार्बन नंबर 2 पे। अभी भी इसका हाइड्रोजन क्या है? sp2। एंगल होना कितना चाहिए एवरीवन? 120, बट अगर स्क्वायर है तो एंगल रहेगा कितना? 90 डिग्री। व्हाट अबाउट डिविएशन? अगर ऐसा करते हैं तो डिवीजन कितना? 120 माइनस 90, 120 माइनस, इसका हम लोग C नाम दे देते हैं, करेक्ट ना। तो डिवीजन कितना का हो गया? 30। तो एंगल स्ट्रेन कितना का? 30 डिग्री बाई 2, हाउ मच? अब नाउ यू ऑब्जर्व, इसका नाम A था ना, तो A से C पे जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हुआ या कम हो गया है? कम हो गया, रिलैक्स हुआ, राइट। दैट्स वाई अगर एंगल स्ट्रेन फैक्टर वाइज सोचिएगा तो A से C बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचिएगा तो A से B बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? B ना बन के क्या बनेगा? C बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर गया? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को फेवर किए या एंगल स्ट्रेन को? ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आज के बाद इसको याद रखना है, ठीक है। इसका तो किसे नहीं बनाएंगे और किसे बनाएंगे? इसे नहीं बनाएंगे और इसे बनाएंगे, ठीक है। इवन इफ माइग्रेटरी पावर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर, करेक्ट, बट हम लोग माइग्रेट किसको करेंगे? CH2 को। व्हाट द मेन सेंस? मेन सेंस बिहाइंड इज एंगल स्ट्रेन। हो गया ना। इसमें एंगल स्ट्रेन कितना डिग्री का था? 50 डिग्री। तो अब सबको आइडिया लग गया कि 3 मेंबर 4 मेंबर में कैसे बन जाता है, रिंग बड़ा कैसे हो जाता है, राइट। अब देखिए इसका एक रिएक्शन में एक डेमो ले लेते हैं, इसको हटाएं। और इस टाइप का प्रॉब्लम जहाँ पे रिंग बड़ा हो रहा हो, छोटा हो रहा हो, या ओपन चेन से रिंग बन रहा हो या रिंग से ओपन चेन बन रहा हो, एक स्यूडो टेंशन क्रिएट करता है रिएक्शन के टाइम पे। होता कुछ नहीं है, बट नहीं जानिएगा तो लगेगा कि कैसे बन गया, 3 मेंबर था 4 मेंबर कैसे बन गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कल के डेट में CH2Cl Ag+ एंड वाटर, और
सब लोग को बोलना है Ag प्लस ऐड करने के पीछे सेंस क्या होता है, ज़रा बोलिए तो। और हीट नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं, हीट करते तो एलिमिनेशन सोचते हैं, राइट। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ Ag प्लस इंक्रीज चांस ऑफ SN1। एडिशन ऑफ Ag प्लस एकदम सब कुछ याद रखना है। एडिशन ऑफ Ag प्लस, यहाँ पे वाटर क्या है, बेस तो रहेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। Ag प्लस के लिए खास, Ag प्लस को खास इफेक्शन किसके लिए है, हेलोजन ग्रुप के लिए। तो Ag प्लस ऐड करने का मतलब कार्बोकटायन बनाना चाह रहे हैं, राइट। और मैं आपको हिंट भी दे दिया, ऐसे मुझे ये हिंट नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और रहेगा और प्रोडक्ट कुछ और नज़र आएगा, करेक्ट। प्रोडक्ट फाइनल मेजर प्रोडक्ट वो नज़र आएगा, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सर कैसे हो गया, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एडिशन ऑफ Ag प्लस क्या क्रिएट करेगा, एडिशन ऑफ Ag प्लस CH2 प्लस बनाएगा, राइट। और CH2 प्लस बनाने के बाद क्या होगा, बोलिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। एवरीवन क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। क्लासरूम में सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, बाकी लोग तो ऑनलाइन में हैं ही। यहाँ से यहाँ, अब इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ जाएंगे। बस यहाँ पे लिखना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। अब आपके सॉल्यूशन में दो कटायन है, एक कटायन ए है, एक कटायन ए है। विच वन आर मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। क्या ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से H प्लस चला जाएगा, वाटर का अटैक करेंगे और ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस। ये तो बहुत पुराना बात हो गया हम लोग के लिए। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बन जाएगा, मेजर। बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सोर्स तो यही है ना। बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, माइनर। तो एक प्रोडक्ट ए नजर आएगा और एक प्रोडक्ट ए नजर आएगा, समझ गए। बट ए क्या रहेगा, माइनर, और एक क्या रहेगा, मेजर। इसका मतलब सर 3 मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कटायन रहेगा, तो हम लोग रिंग को एक्सपेंड कर लेंगे। इस इवेंट को भी क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। बट कौन सा फैक्टर कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कितना मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग। और 7 मेंबर रिंग किस में बनना चाहेगा, 6 मेंबर में। और बनने का प्रोसेस क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, राइट। इस हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब सर 7 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग बनेगा, तो वन ऑफ द कार्बन आउट ऑफ द रिंग होना पड़ेगा, एक कार्बन को रिंग से बाहर होना पड़ेगा। कैसे होगा, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन होता कहाँ से है, बगल वाले कार्बन से। तो मान लेते हैं कि इस कार्बन से, और इस केस में यहाँ पे H का माइग्रेशन यहाँ पे करेंगे, कुछ फ़ायदा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे दिस इज स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, 4। दिस इज स्टेबलाइज बाई 4 हाइपर कंजुगेबल। यहाँ से यहाँ आएगा तब भी 4 होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन में तो सेम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा नहीं, एक ही बात होगा, नथिंग न्यू। बट इस कार्बन से अगर माइग्रेट, तो इस कार्बन पे क्या है, 2 H है और CH2 है। सपोज कीजिए कि हम लोग अगर CH2 को यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं, मतलब किसके साथ, कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग कार्बन नंबर 6 के साथ, तो किसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 6 का 7 के साथ ब्रेक हो जाएगा। और एक कार्बन कहाँ आ जाएगा, आउट ऑफ रिंग। बट एक कार्बन अभी भी जुड़ा हुआ रहेगा, किससे, 1 से, इसके साथ अटैच रहेगा, बट इसके साथ इसका बॉन्ड तो डायरेक्टली नहीं लगता है कि इसका बॉन्डिंग इसके साथ सर कर दिए। तो अब आपका बॉन्ड रिंग कितना मेंबर का रहा, 7 मेंबर का या 6 मेंबर का हो गया, 6। इस तरीके से रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस फिनोमेना में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, राइट। बट आई विल सजेस्ट यू
कि ये सब काम करने से रिंग का एक्सपेंशन या रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करने के टाइम पे कार्बन का नंबरिंग कर लीजिएगा। उससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि किसका किसके साथ बॉन्ड बन रहा है और किस पे पोइट जाएगा। तो अगर यहाँ से कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग 6 के साथ, तो किसको लॉस हो गया? कार्बन नंबर 7 को। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा कार्बन? कार्बन नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एवरीवन, यहाँ पे एक स्टेप का और रीअरेंजमेंट होता है। एक चीज़ अगर नहीं बताते तो आप इस पे केयर नहीं कर पाते। यहाँ देखिए 6 मेंबर रिंग में एग्जैक्टली 120 बन सकता है। 6 मेंबर रिंग में कितना? 120 एडजस्ट कर सकता है। ये 109 भी एडजस्ट कर सकता है और 120 भी कर सकता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आना, एंगुलर स्ट्रेन को रिलैक्स करना, और एंगुलर स्ट्रेन अगर रिलीज हो गया, और अगर अब आपके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी, तो यहाँ से अगर यहाँ आ जाते हैं तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। एंड दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय 2 2 4 3 7 हाइपर कंजुगेट, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से आकर कहाँ तक आएंगे फाइनली? तो आपके सॉल्यूशन में भाई ए भी रहेगा, ए भी रहेगा और ए भी रहेगा, बट ए मोस्ट स्टेबल रहेगा, करेक्ट है ना। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर, और बाकी दो के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट लिखिए लिखिए। अगर यहाँ देखिएगा, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है एवरीवन? और मैं Ag प्लस और वाटर देकर और हीट नहीं कर रहा हूँ, तो किसकी तरफ आपको फोर्स कर रहा हूँ जाने के लिए? SN1, राइट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? क्या क्या रहेगा आज के डेट में? अब आप बता सकते हैं कि सर फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक OH, CH2OH, एंड OH, बट ये दोनों क्या रहेगा? माइनर, और ये क्या रहेगा? मेजर। तो अभी जितना आसानी से बातों को आप समझ गए उतना ही आसान था नहीं। पहले ही फील हो जाएंगे कि हाँ सर इस 7 मेंबर 6 कैसे बन गया, राइट। ये कम कैसे हो गया, बट ये इवेंट था क्या? इसका मतलब 7 मेंबर रिंग के किसी कार्बन पे पोइटेज आ जाएगा, तो वहाँ पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, किसको? रिलैक्स करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए एंगुलर स्ट्रेन को। तो क्या इस टाइप का रिएक्शन में कहीं पे आएगा? और अगर मैं करूँगा तो आप बातों को पकड़ लेंगे। वहाँ पे तो मैं बोलूँगा ही, बट ये समझ में आ जाएगा ना कि दिस इज द ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ व्हाट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, करेक्ट हो गया ना। तो ये था इतना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं डीके सिंह से ले रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मोस्ट ऑफ द एग्जांपल इसी बुक से इन्फ्लुएंस है। आप लोग एक चीज़ को गौर किए, 10 महाग्रंथ पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक बुक भी अगर सही से पढ़ लिया जाए तो यू आर द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। मतलब अच्छे रैंक लाने के लिए काफ़ी होता है ना, है कि 10 बुक पढ़ रहे हैं, ख़त्म एक भी नहीं होगा। कोई एक पढ़िए ना,
हर ऑथर अपना मैक्सिमम ट्राई करता है कि उसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप का ले लिया जाए कॉन्सेप्ट, उसी को आपको मिलाना रहता है। तो इसमें दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। बाद में क्या होगा, रिअरेंजमेंट होगा, उसको छोड़िए। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यही बना है, बाद में रिअरेंजमेंट होकर 4 मेंबर बनेगा, उसको बाद में देखेंगे। बट सबसे पहले अगर यही बना है तो इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन में विच कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल। तो दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय 6 हाइपर कंजुगेबल and this carbocation stabilized by 3 hyper conjugable, right? But this one is more stable and this one is less stable. वजह बोलिए तो इसको गूगल में सर्च कीजिएगा क्लास के बाद, डांसिंग रेजोनेंस मिल जाएगा। कौन सा रेजोनेंस? यस। एक्चुअल में यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय प्लस m। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट थ्री मेंबर रिंग का सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो बिहेव लाइक व्हाट, बोलना है भाई सर, ऑल्सो बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, राइट? करेक्ट ना? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और 1 गैप और ये सिग्मा बॉन्ड, बट ये सिग्मा बॉन्ड खास टाइप का सिग्मा बॉन्ड है जिसका कैरेक्टर ऑलमोस्ट पाई बॉन्ड के जैसा है, ठीक है? ये उठकर यहाँ से इसको स्टेबलाइज करेगा जस्ट लाइक पाई बॉन्ड जैसे करता है, ठीक है? एंड लुक्स लाइक इसी इवेंट को बोला गया है कौन सा रेजोनेंस? डांसिंग रेजोनेंस। क्यों बोला क्या होगा डांसिंग रेजोनेंस? असल में एक बार ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे किया, राइट? फिर एक बार ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे किया, राइट? फिर कुछ तो ऐसा लगा होगा, फिर एक बार ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे, कितना बार होते रहेगा? 1 2 3 4 5 6, जस्ट ऐसा लग रहा है कि 6 पाई बॉन्ड आ गया, राइट? तो इस तरीके से मैं एक का दिखाया हूँ, बाकी का समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको इसी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? इसको रिजोनेटिंग ही बोल रहा हूँ, वजह रिजोनेंस के जैसा ही सोच रहे हैं। पाई बॉन्ड मानकर 7, कितना? एक तो ओरिजिनल रहेगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ओरिजिनल, कितना? 7। तो ये जो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड है वो जो रेजोनेंस करता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसी इवेंट को बोला गया है डांसिंग रेजोनेंस। तो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में नहीं था, कोई स्टूडेंट आप में से पूछे होंगे डीकेएस में प्रॉब्लम है, तो हम लोग भी एक बार सर्च किए इसका नाम लिखकर, तो वहाँ पे आ गया। गूगल में तो देखिएगा तो बहुत कुछ आता है, बट आप लोग वहाँ से रेफरेंस मत लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ रॉन्ग भी रहता है। बट एक्चुअली इस इवेंट को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है? बट एक बिल्कुल एक्सेप्शनल है ना, अगर आज नहीं देखते तो नहीं समझ में आता। तो अब बोलिए कौन स्टेबल ज़्यादा रहेगा? तो यहाँ पे इसका हाइपर कंजुगेशन का फैक्टर देख रहे हैं या इट इज़ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड का, समझ गए? उसका रीजन वहाँ पे है। समझ गए एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके। अब लिखिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक।
यहाँ देखना है इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है फर्स्ट, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, sp3 and 3p, right? sp3 and this sigma bond is also formed due to overlapping of sp3 and, बोला कीजिए, बोलने से बहुत कुछ क्लियर होता है, sp3 and 3p। यहाँ तक तो करेक्ट है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से एमओटी मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड बड़ा है या छोटा है, नहीं बोल सकते हैं। और ओवर तो जनरली जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर नहीं निकाल पाते हैं, वहाँ पे हम लोग हेल्प लेते थे साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, बट यहाँ पे क्या आपको साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी हेल्प करेगा। और जनरली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम एंड वाइस वर्सा, बट यहाँ पे आपको पता नहीं चलता। बट अगर इसको आप ब्रेक करते हैं और हेट्रोलिटिकली अगर ब्रेक कीजिएगा तो आपका जो कार्बोकटाइन बनेगा, राइट, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो जो कार्बोकटाइन बनेगा, कौन सा कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाई 2 हाइपर। ये नहीं कि सर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाई कन्वर्ट होगा बाद में ना, फर्स्ट स्टेप का बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हुए, राइट। कन्वर्ट बाद में होगा, रिएजमेंट तो ऑल द टाइम हम लोग बोलते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन हो रहा है और कार्बोकटाइन बनता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रिएजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन इफ स्ट्रक्चर अलाउ। बट सबसे पहले तो ये बनेगा, राइट। तो पहला स्टेप का ही मैं बात कर रहा हूँ कि किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो इसका स्टेबिलिटी कम है तो इसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल तो एनर्जी ज़्यादा, दैट्स वाई किसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ा, इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ से क्या सीखे आप, क्या समझे, ओके इसका मतलब सर हुआ हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटाइन, करेक्ट। तो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, और जिसका कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी कम उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। तो ए और बी में किसका ज़्यादा रहेगा, इसको बॉक्स में कर लीजिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो ए और बी में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, कौन सा ऑर्डर, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी को क्या हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। भाई ये भी वन ऑफ द रीजन है, किस बात का, यहाँ देखना है सबको टाइम निकाल कर। ये भी एक रीजन है, SN1 सबसे ज़्यादा 3 डिग्री RX देता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा कार्बोकटाइन बनने का टेंडेंसी किस में ज़्यादा रहेगा, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोड्यूस कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबसे कम स्ट्रेंथ किस में रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें रहेगा, और सबसे कम किस में रहेगा, इसमें रहेगा। तो इन चारों का अगर एक साथ ऑर्डर निकालना हो किस बात का, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ऑर्डर क्या होगा इन चारों का, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, समझ गए। किसका ऑर्डर है, हेट्रोलिटिक, लिखते जाइएगा स्टूडेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कोई रीजन पूछेगा तो बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटाइन।
विदाउट वेस्टिंग टाइम ए और बी में बताइए हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर। इसका आंसर तो अब आप लोग दे सकते हैं स्टूडेंट। क्या आंसर रहेगा? तो जब भी कन्फ्यूजन होता है तो ए बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए तो कुछ पिछले क्लास में कुछ पढ़ाया गया है, एक ही जगह था जहाँ पे हाइपर कंजम्पशन प्लस एम पे डोमिनेट करता था, राइट। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, राइट। दैट्स वाई जनरली हम लोग किसको ज़्यादा फेवर करते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट को। बट 3 जहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होता है तो वो फिनाइल का प्लस एम से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है स्टेबिलिटी में, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग किसको फेवर करेंगे? तो इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करना है, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया गया। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन जी क्या रहेगा? कम रहेगा। दैट्स वाई ये आंसर होना चाहिए ए ग्रेटर देन बी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन इनर्जी, ठीक है ना। ओके एवरीवन, क्या होगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर? क्या बोले? कहीं पे कोई ट्रिक दे दिया गया है तो सबसे पहले अगर कन्फ्यूजन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में जो फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनता है उसको देखिएगा, नॉट आफ्टर रीअरेंजमेंट, वो तो अलग बात हो गया, राइट। तो इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा दैट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, काउंट इट, हम कितना है? 3, इसमें वाली 3 ना, एक यहाँ का, 2 यहाँ का, एग्री। दिस यहाँ पे भाई दिस इज नॉट द केस ऑफ ब्रिज हेड, करेक्ट। दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड बाईसाइक्लो, राइट। ब्रिज हेड रहता तो कमाल का हो जाता, उसका तो सबसे ज़्यादा रहेगा, ब्रेक ही नहीं करेगा। बट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 2, 2, 4, 1, 5, राइट। 5 हाइपर कंजुगेबल। तो इसमें और इसमें किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा? इसमें। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई, बोलिए आगे का बात आप लोग। पहले तो रेजोनेंस तो बोल ही सकते हैं, प्लस एम एंड हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? वेरी गुड, 4 लुक्स लाइक 2, बट यहाँ का भी तो रहेगा। हाइपर कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजम्पशन, राइट। तो मोस्टली सारे जनता लोग क्या बोलेंगे? 2, ये इसको भूल ही जाएंगे। पढ़िए मेरे साथ, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, 2 रहेगा या 4 रहेगा?
4 रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये दिख रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ देखिए भाई, बातों को कोरिलेट करना सीखिए। याद है पिछले क्लास में कोई भी टीचर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कुछ सिखा रहे थे, याद है? इसका स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम बताए थे और डिकेसिन का रेफरेंस लिए थे। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है वो 6 हाइपर कंजुगेट के बराबर है। ये अकेले कितना के बराबर काम करेगा? 6 और 4 10 हो गया ना। इंट्री मेथड दिस वन ऑलमोस्ट व्हाट, स्टेबिलिटी के लिए किसके बराबर ऑलमोस्ट बताया गया है। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था डिकेसिन में, जिसमें इसका स्टेबिलिटी क्या है? सेम। तो यहाँ से आपने सीखा क्या उस बुक से? इसका प्लस एम 6 हाइपर कंजुगेट के डोनेटिंग पावर के बराबर है। तो इसके बराबर काउंट कर लेंगे। 6 हाइपर कंजुगेट अकेले है और 2 और 2 कितना हो गया? 10। तो सबसे ज़्यादा तो ये स्टेबलाइज रहेगा। तो इसमें सबसे कम स्टेबल कौन है? सी के करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। दैट्स वाई मेरा तो आंसर ये रहेगा CBA। कौन सा ऑर्डर? हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछने का मतलब मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछ रहा हूँ। एग्री? हो गया? इसको हटाया जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट एक अक्टूबर से शायद क्लास 11th भी स्टार्ट होने जा रहा है, राइट? ऑलमोस्ट अब लगता है कि अनलॉक ही हो गया है, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपने आप को अच्छे से रखना है। मतलब होने पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। 2-4-5 दिन, ज़्यादा नहीं, बट 2-4-5 दिन आइसोलेटेड रहिए, पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा। और उस टाइम का जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है ना, वो बहुत अल्टीमेट होता है। मैं प्रॉपर फेस किया हूँ। मतलब बड़ा अजीब सा सिचुएशन क्रिएट होता है। इसलिए आते जाते भी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी तो थोड़ा सा मास्क लगा के रखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं देन फाइन। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट तो मुझे रहना चाहिए, और 5-6 दिन से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब मास्क खरीदूँगा। अब सबको हटा कर फिर एक नया एक आध पैकेट जा रहे सोच रहे हैं कि एक ही बार ला के रखेंगे। अब अनलॉक हो गया, बच्चे से बात करना होगा, बट कभी कभी का होता है ना, आप चलिए कल होगा तो कल होगा। चलिए यहाँ देखिए तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो कितना हाइपर कंजुगेबल से स्टेबलाइज रहेगा स्टूडेंट? सर 2 2 4 2 6, राइट? बनेगा ही नहीं? बनेगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? दिस इज द केस ऑफ व्हाट? sp2 है और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीज़न कि ब्रिजेट कार्बन पे SN1 नहीं होता है। ब्रिजेट कार्बन पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है जिसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो। करेक्ट? sp2 डेवलप, डबल बॉन्ड नहीं, sp2 डेवलप हो। इसका मतलब लुक्स लाइक कि 2 2 4 2 6, और यहाँ बनाएंगे तो लुक्स लाइक 5, राइट? तो अगर जिनको ये पता नहीं रहेगा तो वो तो यहाँ पे 6 काउंट करेंगे, बट ये बिल्कुल स्पेशल केस है। यहाँ पे बनेगा और बनता भी है। दिस इज द केस ऑफ फ्यूज्ड बाइसाइक्लोर, बट दिस इज द केस ऑफ व्हाट? ब्रिज। और ब्रिजेड कार्बन पे sp2 नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रेक नहीं होने का मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो ए ग्रेटर या ग्रेटर ग्रेटर हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर लिख लीजिए। तो इसमें नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हटकर एक फैक्टर है जिसका नाम है ब्रिजेट कार्बन फैक्टर, रेड्सोल्ट, ठीक है? ओके एवरीवन,
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन तीनों में हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स में आंसर देने का मेन फैक्टर कौन सा है? डू इट फास्ट। पेन चलाइए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, एक फैक्टर में तो कॉमन नज़र आ रहा है, कौन सा फैक्टर? हाइपर कंजुगेशन। 4 हाइपर कंजुगेबल, करेक्ट, 4 हाइपर कंजुगेबल एंड 4 हाइपर कंजुगेबल। बट एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे उनके माइंड में चल रहा होगा एंगल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? अरे यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो sp2 हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री का रहेगा। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन 15 डिग्री का रहेगा और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन उससे भी कम रहेगा। तो यहाँ पे मेन फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या एंगल स्ट्रेन का रहेगा? एक क्वेश्चन सेट ही किया गया है एंगल स्ट्रेन पे, राइट? दैट्स वाई यहाँ तो सर लेकिन यहाँ पे आप बच के निकल सकते थे। बोले कैसे? कभी कभी होता है ना एक टर्म रॉन्गली बट करेक्ट, एग्जाम में होता है, गलत सोच के लगाया सही हो गया और उस टाइम पे अपार खुशी होती है, राइट? मतलब एक बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साथ भी होता है, मतलब हाँ क्वेश्चन बना रहे थे, क्लिक कर गया या आंसर आ गया। बट हम लोग के साथ वो स्कोप अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि बोर्ड पे रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो हम लोग को प्रिपेयर होकर आना पड़ता है, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक में तो बहुत प्रिपरेशन करके आना पड़ता है। अब हो चुका बट फिर भी आना पड़ता है। एक फैक्टर से आप रॉन्गली बट करेक्ट कर सकते थे। बोलिए कैसे? सब में कॉमन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही सोचना स्टार्ट करते हैं। मोस्टली कार्बोकैटायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही सोचते हैं, राइट? तो यहाँ पे 4 हाइपर 4 हाइपर 4 हाइपर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगता कि यहाँ पे CH2 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 3 CH2 यूनिट है। यहाँ पे कितना CH2? 2। और यहाँ पे कितना? CH2 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 CH2। तो हाइपर कंजुगेशन कॉमन फैक्टर, बट व्हाट अबाउट प्लस आई? इसमें प्लस आई सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इसमें ज़्यादा रहेगा, सबसे कम प्लस आई यहाँ रहेगा। तो हाइपर कंजुगेशन कॉमन है तो प्लस आई से आंसर दे देते। अब प्लस आई से सबसे ज़्यादा कौन स्टेबलाइज होगा? तो यहाँ पे चांस की बात था कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एंगल स्ट्रेन सेम डायरेक्शन में काम कर गया, राइट? अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। एंगल स्ट्रेन बाई सोचिएगा तब भी इसका स्पीड सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचेंगे तब भी इसका स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा। समझे मेरे बात को? इसका मतलब दिस कार्बोकैटायन, इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा तो इस तीनों कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, ऑल दिस 3 कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय एंगल स्ट्रेन एज वेल एज बोथ फैक्टर, एंगल स्ट्रेन फैक्टर से भी और प्लस आई। हाइपर नहीं बोलेंगे, हाइपर सब में कॉमन हो गया। क्या हो गया? तो जो कॉमन फैक्टर था उसको लेकर आंसर नहीं देते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर क्या रहेगा एवरीवन? ये आप लोग खुद इसके बारे में लिख लेंगे ना, मैंने जो समझाया 2 लाइन छोड़ दीजिए, घर पे लिख लीजिएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? A greater than B greater than C। किसका ऑर्डर? हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ऐसे कर लीजिएगा, A डैश B डैश C डैश, तो C डैश ग्रेटर देन B डैश ग्रेटर देन A डैश, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बट यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज द ऑर्डर। आप लोग यहाँ से क्या समझ रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि ओके, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का रोल बहुत बड़ा है, राइट? विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या इतना सारा बात कर सकते हैं? मतलब हाइपर कंजूगेशन जानना, प्लस सेम माइनस सेम, राइट? या इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई, उन सब के भरोसे ही तो हम लोग इतना आंसर दे पा रहे हैं। एग्री? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ देखिए एवरीवन,
ए और बी में हेट्रोलिटिक बॉन्ड, सबका पेन चलना चाहिए। हेट्रोलिटिक, हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ बना तो सबसे कम स्टेबल तो यही है, तो कार्बोक्राइन का स्टेबिलिटी कम, तो कार्बोक्राइन बनने का टेंडेंसी कम, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो डिसोसिएशन ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर ये हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एनर्जी डायरेक्टली था या इन्वर्सली था? इन्वर्सली, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। किसका एनर्जी? बॉन्ड तोड़ने का। उल्टा चल रहा है, डायरेक्टली नहीं, सीधा चल रहा था या डायरेक्टली या इन्वर्सली लिखवाए हैं, इसलिए ऐसा ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ए, तो डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर वही रहेगा या जस्ट उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों में हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एक टर्न सब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस कार्बोकैटायन, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है। प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर लगता है कि कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है देन काम हो जाएगा। इसमें एक कार्बोकैटायन बनेगा, एग्री, और इसमें एक कार्बोकैटायन। विच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड व्हाई? ये है ए डैश, ये है बी डैश। एक कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है, एक बार रेजोनेंस करके देखें। इसके साथ तो रेजोनेंस करेगा नहीं, इसके साथ शायद कर सकता था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पोएटिज करके देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पेन और पेपर खर्च करना पड़ेगा, राइट। ये पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब दिस कार्बोकैटायन लोकलाइज्ड, दिस कार्बोकैटायन not involved in resonance, this carbocation does not stabilize by plus m, agree? But what about this carbocation? This carbocation stabilized by plus m as well as 4 hyperconjugate. So which one are more stable? This one is more stable and this one is less stable. अब ऑर्डर बोलिए, मतलब A ग्रेटर दैन B, समझ गए? इसका ऑर्डर हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ठीक है ना। तो नहीं था कि सर नोटबुक को 2-3 बार पढ़ने का रिक्वायरमेंट है एक एक बात को याद रखने के लिए। जैसे हम लोग एक एक बात को याद किए हुए हैं एज ए टीचर, तो आपको तो हम लोग तो पढ़ाना है, आप लोग तो एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप लोग को तो और भी ज़्यादा याद रखना चाहिए। और एक बार में नोट्स पढ़ने से याद होगा। कितना बढ़िया ट्रिक दिए थे स्टूडेंट लोग को। डेली रात में सोने के टाइम पे 15 मिनट ऑर्गेनिक का रिविजन कीजिए, और फास्टली एक बार पढ़ चुके हैं, बस ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाइए। मतलब 15 मिनट में 15 पेज, और डेली 15 पेज पर रिविजन करेंगे तो भाई महीना में पूरा एक बार रिविजन हो जाता रहेगा। और 2 से 3 बार बातों को देख लीजिएगा ना तो हो गया। फर्स्ट टाइम में अच्छे से लिखते हैं, सेकेंड टाइम में मेक इट फास्ट, वेरी फास्ट। मतलब आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए कि 7 दिन में पूरा ऑर्गेनिक जितना भी राकेश सर पढ़ाएं रिविजन कर डालें। तो स्टूडेंट को लगता है नहीं 7 डेज में, तो 7 डेज के बाद फिर 10 दिन मत पढ़िए, फिर से भूलने लगेंगे, तो 7 डेज में कर लीजिए। तो ऐसे करके होता है चीज़ों को। ठीक है, नहीं तो अगर सिस्टमैटिक सीक्वेंस तो हर दिन 15 मिनट वेल डिसिप्लिन वे में, कि हर दिन कुछ भी हो जाए 15 मिनट मुझे रिवीजन करना है ऑर्गेनिक का नोटबुक को। नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, और एक दिन में 15 पेज पढ़िए फास्टली। अंडरलाइन भी मत कीजिए, ऐसे देखो, सिर्फ देखते जाइए, क्योंकि सब कुछ तो समझा हुआ है ना, एकदम मूवी की तरह घूम जाएगा क्लासरूम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, मतलब ये तो समझ में आ गया। इसका वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू भी था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ तक, यहाँ पे जब तक हैं तब तक क्या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, क्या इसका लोन पे रेजोनेंस में है? लोन पे सिंगल बॉन्ड, आउट ऑफ कंजुगेशन देयर इज नो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस।
दिस लोन पेयर इज आउट ऑफ कंजुगेशन, दिस लोन पेयर डज नॉट इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। बट भाई यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में व्हाट अबाउट लोन पेयर ऑफ हैलोजन क्लोरीन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड था या पार्शियल डबल बॉन्ड? पार्शियल डबल बॉन्ड था एवरीवन, समझ गए। और यहाँ पे क्या था? डेल डैश प्लस, यहाँ डेल माइनस एंड डेल माइनस। तो यहाँ पे जब तोड़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना हो रहा है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड, तो कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा? तो यहाँ से ही पता चल गया था, यहाँ पे आने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कैसा कैरेक्टर, ये भी लिखना है सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हो गया। यहाँ देखें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना एवरीवन? कार्बन का 2, लोन पेयर कितना है? कार्बन तो 3 बॉन्ड बना लिया और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। ऑल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लोन पेयर के लिए? 0। स्टेरिक नंबर कितना होगा? देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp, राइट। इसका मतलब है कि CH2 डबल बॉन्ड C H, राइट। और A पॉजिटिव चार्ज किस में रहेगा? इसका मतलब sp है। इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास 2 प्योर p, कितना प्योर p? 1 ऑफ द p इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन, राइट। देयर आर 2 प्योर ऑर्बिटल, एक से तो पाई बॉन्ड बना होगा, दूसरा प्योर p में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज कौन सा ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है? हाइब्रिड में या प्योर p में? बजाय प्योर p में रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, p का साइज sp से बड़ा होता है, राइट। बट अगर हाइब्रिड में रहेगा तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। दिस इज द वजह, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज जनरली प्रेफर टू गो प्योर ऑर्बिटल। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो रेजोनेंस भी करता है और हाइपर कंज्यूम भी करता है और न्यूक्लियस से दूर भी रहता है। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कौन सा ऑर्बिटल में डालते हैं? प्योर p में, वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। डी सिंह का क्वेश्चन हो जाएगा, देख रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व इन विच प्रेजेंट इन प्योर p, राइट। यहाँ देखिए, इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, डू इट फास्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? 2 होगा, करेक्ट। और लोन पेयर कितना एवरीवन? 0। स्टेरिक नंबर 2, देन हाइड्रोजन sp। एक मिनट रुकिए, sp क्या लिख सकते हैं इसका? सही बताइएगा। रिंग में 8 मेंबर रिंग तक sp पॉसिबल है? नहीं है। बट इस फार्मूला से तो sp ही आया जैसा वहाँ पे किए हैं, राइट। यही डिकेशन में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, बट कार्बोकैटायन में आपको मिलेगा। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या? तो आप तो यहाँ से निकाल के यू आर वेरी मच हैप्पी कि sp, बट ये sp नहीं रहेगा। लुक्स लाइक sp बट ये रहेगा sp2। बजाय अब यहाँ पे आ गया कांस्टेंट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? 8 मेंबर या 9 मेंबर रिंग तक हम लोग sp नहीं क्रिएट करेंगे।
तो अब यहाँ पे हम लोग का मजबूरी हो गया sp2 बनाना। करेक्ट होना चाहिए था, इट शुड बी sp, बट sp इज नॉट पॉसिबल अप टू हाउ मेनी मेंबर रिंग 8 और 9, दैट्स वाई यहाँ पे sp नहीं होगा। वो यहाँ पे कोई मजबूरी था रिंग का, बट यहाँ पे हो गया, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए सब लोग, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी का डिकेशन है वही तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ही है। यहाँ देखिए जो बात बोल रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो जो भी एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे है 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर कार्बोकेटाइन, मतलब ये अल्टीमेट है। इसको ये भी है ना डांसिंग रेजोनेंस वाला, बस सारा कोर्स एग्जांपल 90% मैं यहाँ से ही लेता हूँ, ये बेस्ट कलेक्शन है। यस क्वेश्चन नंबर 201, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200 और 201, 200 एंड 201 दोनों कंपेयर कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट लिया गया है, तो 201 में यही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि वैकेंट और वाइटल कौन सा होगा। तो जनरली अगर इसके अकॉर्डिंग काम करते तो वैकेंट और वाइटल प्योर पी होना चाहिए, बट यहाँ पे वैकेंट और वाइटल प्योर पी होगा। अगर वैकेंट और वाइटल प्योर पी रहेगा, जनरली पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट इन वैकेंट प्योर पी और वाइटल, बट अगर वैकेंट और वाइटल प्योर पी होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक प्योर पी और एक पाई बॉन्ड के लिए तो 2 प्योर पी, तो होना चाहिए sp, जो कि पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कंडीशन है, न चाहते हुए भी इस कार्बन को sp2 बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? sp2। और ये वैकेंट और वाइटल यहाँ पे sp2 और वाइटल रहता है। क्या रहेगा? sp2। होना क्या चाहिए था? प्योर पी, sp नहीं प्योर पी, बट रहेगा क्या? sp2। क्योंकि अगर sp हो जाएगा प्योर पी रहेगा तो एक रहेगा वैकेंट के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए प्योर पी, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला होना चाहिए sp, देन 2p और प्योर पी बिकॉज वन ऑफ द पी इन्वॉल्व इन मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन, बट यहाँ पे नहीं होता है। तो इस केस में बेंजीन के किसी कार्बन पे आज के बाद पॉजिटिव चार्ज, तो उसका ऑप्शन लुक्स लाइक sp बट इट शुड बी sp2। करेक्ट? sp पॉसिबल नहीं है। अरे पॉजिटिव चार्ज कौन सा ऑर्बिटल में रहेगा? sp2 ऑर्बिटल में। एग्री? अरे पाई बॉन्ड अभी किससे बना रहेगा? पाई बॉन्ड तो प्योर पी से ही बनेगा। किससे बनेगा? तो sp2 रहेगा तो वन sp2, तो sp2 का ऑर्बिटल कहाँ कहाँ यूज हुआ? यहाँ देखिएगा, sp2 का ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ए और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है? और ये पाई बॉन्ड किससे बनेगा? प्योर पी से। एग्री? ये याद कर लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक होगा आपसे। हो गया ना एवरीवन? अब यहाँ देखिए एक साथ सारा काम कर लेते हैं। इस कार्बन का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग थोड़ा जल्दी से बोला कीजिए भाई, बहुत देर लगाते हैं। थोड़ा फास्ट पेन चलाइए, क्वेश्चन देते ही आंसर आ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। लोन पेयर क्या बोलेगा? हाफ 0, तो स्टेरिक नंबर 3, देन ऑप्शन sp2।
करेक्ट। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन दिस वन ये सब किससे बनेगा, sp2 और रेडिकल कहाँ पे रहेगा, प्योर पी में रहेगा। कहाँ रहेगा, तो जनरली फ्री रेडिकल शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल। एग्री ना। जनरली फ्री रेडिकल कहाँ रहता है, प्योर पी में। एग्री। यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट दिस वन, बेंजीन के किसी कार्बन पे अगर रेडिकल रहेगा, पहला बात तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, राइट। दूसरी बात, इस फार्मूला से तो भाई होना यही चाहिए था, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 2 sp, राइट। बट sp पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। तो इसका क्या रहेगा, ना चाहते हुए भी sp2 होना पड़ेगा। एग्री। जनरली फ्री रेडिकल का जगह कहाँ रहता है, प्योर पी में, बट यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, sp2 में। इसको दोबारा डील नहीं करूँगा, होना चाहिए था sp, बट इसका ऑप्शन रहेगा क्या, sp2। और इस पे भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा वहाँ पे, तो दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल, दिस फ्री रेडिकल शुड बी प्रेजेंट इन ये भी इस पे पक्का क्वेश्चन रहेगा, 200% गारंटी है। वहाँ पे जहाँ पे फ्री रेडिकल क्वेश्चन मिलेगा ना, एक सीक्वेंस से फ्री रेडिकल क्वेश्चन रहेगा। नहीं, इसका भी क्वेश्चन कहीं रहेगा। देखिए आगे बढ़िएगा ना, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लेते हैं। वो कार्बोकटायन पहले पढ़ा है, और कार्बोकटायन के बाद कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल का क्वेश्चन जहाँ भी ले रहे होंगे वहाँ पे सब क्वेश्चन लिया गया होगा। नहीं तो यहाँ पे लिया है। कहीं ना कहीं होगा ये क्वेश्चन। अच्छा था ना, CH3 वाला है इसमें। ये तो CH3 का है। ये सब क्वेश्चन मैं लूँगा, अभी नहीं लूँगा, राइट टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का लूँगा, एक्सेप्शनल करेक्ट इसमें है, वो रेडिकल का भी रहना चाहिए। एनीवे कहीं पे रहेगा। देखिए कार्बन का लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज का भी ले लिए हैं, रेडिकल का भी कहीं पे होगा, देखेंगे कहीं पे आएगा तो पहले इसको देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ कार्बोकटायन, उसके बाद पढ़ाऊँगा कार्बोनाइन और फिर फ्री रेडिकल। तो सब क्वेश्चन वहाँ तक आते थे, मैं ले लूँगा। यहाँ देखिए, इस कार्बन का ऑप्शन, अब बोलिए एस्टेरिक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, फर्स्ट, लोन पेयर 1, तो एस्टेरिक नंबर। तो सर यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है, जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है। ठीक है, बट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज़ सिमिलरिटी देखें, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बेंजीन के किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, राइट, या रेडिकल हो या निगेटिव चार्ज हो, हर केस में इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हुआ है, sp2 एंड sp2। और ये पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ पे है, sp2 में।
रेडिकल भी कहाँ है, sp2, और निगेटिव चार्ज भी कहाँ है, दिस इज द सिमिलरिटी। ठीक है, इसको ऐसे रट जाइएगा फास्ट होने के लिए कि बेंजीन का किसी कार्बन पे कुछ भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, रेडिकल, वो सब किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, sp2, बिकॉज sp तो होना नहीं है, राइट। लिखते जाइएगा। आज जाके देखना है 2018 का IIT एडवांस का क्वेश्चन, उसमें यही पूछा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, इसका ऑप्शन क्या है और किस ऑर्बिटल में। ठीक है, इसे सब कुछ ध्यान से देखते रहना है। जब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है तब तक लेस इंपॉर्टेंट, राइट। आने के बाद उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो जो भी एग्जाम्पल बोर्ड पे ले रहे हैं वो आपके लिए सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी जनरली मैं बहुत यूट्यूब पे बहुत कम टीचर को फॉलो करता हूँ। होता ना कोई टीचर सोल्यूशन कर रहे हैं, वेरी लेस, ना के बराबर। या तो कहिए कि टाइम नहीं मिलता है, यानी तो मतलब सोचते हैं खुद का सोल्यूशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। बहुत सारा डिबेट आर्गूमेंट होते रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे इसने बना दिया, उसने ऐसे बना दिया। भाई एग्ज़ाम का जो गेम होता है ना, वो क्रिकेट गेम है। आंसर आ गया, दैट्स इट। नॉलेज अलग एस्पेक्ट है, नॉलेज होना और पेपर लिखना अलग अलग बात है, राइट। किसी के पास बहुत नॉलेज होता है लेकिन पेपर लिखने नहीं आता है, उसको पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा बनाना है, राइट। दूसरी बात है कि ठीक है, कोई ना कोई पेपर अगर IIT एडवांस का हो रहा है, भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन टफ रहेगा। अब एज ए टीचर उस पर मैं अगर 10 टाइप का थ्योरी डेवलप कर दूंगा कि देखिए मेरे पास इतना नॉलेज है, भाई बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ठीक है, क्वेश्चन टफ है नहीं बना, 2 क्वेश्चन टफ है नहीं बना, सारा क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए नहीं होता है। 60% क्वेश्चन का भी मार्क्स आ जाएगा तो लाइफ बन जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली रियल गाइडेंस ये करना है। अब ऐसा नहीं कि हम टीचर एज ए टीचर एकदम अपना शो ऑफ कर रहे हैं कि नहीं इतना सारा क्वेश्चन लगना चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए, बनना चाहिए, बट नहीं बना कोई बात नहीं है। इसलिए टेस्ट भी कैटेगरी कर देते हैं, 4 क्वेश्चन नहीं बना तो उसके लिए हेडेक लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो बना वो तो काम का रहा। टेस्ट दीजिए, जो नहीं बना उसको अगर टाइम है तो देख लीजिए, नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिए। टेस्ट दिए भूल गए, टाइम है तो उसको एनालाइज कीजिए, नहीं टाइम है तो भूल जाना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बना है, राकेश सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिए तो क्यों नहीं बना। टेंशन में आने की बात नहीं है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ट्रिक रहा होगा, राइट। इतना तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक ट्रिक आ गया डांसिंग रेजोनेंस का, तो ऐसा कुछ ट्रिक हर क्वेश्चन में आ सकता है, बट सारा क्वेश्चन क्या ट्रिक ही रहेगा। 90 क्वेश्चन जेईई मेन में 30 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सारा स्टूडेंट बना सकता है। अब किसी सेट का एनालाइज करके देखना है घर पे, नहीं रहता है। एग्ज़ाम हॉल में बाहर आते हैं, अच्छा ये तो बन सकता था, राइट। इसका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है ड्यू टू सो मच प्रेशर। इतना ना उस दिन हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और अपना डर जाते हैं, रूटीन उल्टा पुल्टा करने लगते हैं। अभी अगर आपको एक सरप्राइज पेपर दे देंगे, आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, बट यही बोल के देंगे कि नहीं ये आपका डू एंड डाई है, नहीं हुआ तो ख़त्म, तो प्रेशर हो जाएगा। अब उसी प्रेशर को कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं ये मैटर करने लगता है। बट नॉलेज रहेगा, नॉलेज रहता है तो सारा प्रेशर टॉलरेट हो जाता है। बट एग्ज़ाम में कभी कभी नॉलेज होते हुए सही ऑप्शन दिखाई पड़ा, यही आंसर मेरा है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता रहता, राइट। ठीक लगा या नहीं लगा, तो ये सब चीज़ आपको टेस्ट फ्रीक्वेंट देते हुए ख़त्म होगा, अचानक से नहीं ख़त्म होगा। इसलिए कल तो सबसे पहले मैं बैठकर आप लोगों के लिए पेपर बनाऊंगा सेकंड टेस्ट का। ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट लिखिए। तो ये था अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे
रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, अब लिखिए कार्बानायन। क्या ये डिफरेंशियल लिखवाने का रिक्वायरमेंट है? कार्बन किसे बोलते हैं? कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बन। इसका मतलब CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस CH3 CH माइनस या PH माइनस। PH का माइनस, माइनस का मतलब बेंजीन का कार्बन नेगेटिव। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कार्बन। अब लिखिए ज्योमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ज्योमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक साथ। यहाँ देखिएगा इस कार्बन का हाइड्रोजन, इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का, डू इट फास्ट। तीनों कार्बन का हाइड्रोजन बताइए। इसका क्या होगा एवरीवन? वेरी गुड। इसका क्या होगा? SP। चलिए इसका तो स्टेबिलिटी ऐसे ही पता चल जाएगा। कौन सा कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा स्टेबल रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम पीरियड, यहाँ तो सेम एलिमेंट ही है राइट। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। SP कार्बन, SP2 कार्बन, SP3 कार्बन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या है एवरीवन? SP कार्बन ग्रेटर देन SP2 कार्बन ग्रेटर देन SP3 कार्बन। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या रहेगा? और इन तीनों में इसका मतलब इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बट यहाँ पे आंसर देने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आंसर दिया? हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब यहाँ देखिएगा कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा? ये नेचर का रूल है। एनी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज फॉर बेटर स्टेबिलिटी एक्सेप्ट एरोमेटिक कैटायन और आनायन, क्योंकि उसी की वजह से वो स्टेबलाइज है, राइट। यह स्टेटमेंट कहीं पे लिखवा चुके हैं। इसमें और इसमें दोनों सिचुएशन में, एक में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरा में इलेक्ट्रॉन डोनर है। किसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज़्यादा रहेगा? A ग्रेटर देन B, करेक्ट। ये लेगा ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज कम होगा, और अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी, कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपना वो चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा। नहीं जानते हैं तो आज के बाद इसको जानिए, ठीक है। इसका मतलब है कि A ग्रेटर देन B स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन आयन, यहाँ तक लिखना है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लिखिए पॉइंट बनाकर, इट मीन्स एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे समझ में आएगा तभी एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर क्लियर होगा। ये बात समझ में लीजिएगा, यहाँ पे समझ में आएगा तब आगे की चीज़ें क्लियर होगा। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कौन कौन सा है? फर्स्ट दो ही तो है, माइनस आई माइनस एम, और कोई है नहीं है। इट मीन्स माइनस आई माइनस एम ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इट मीन्स माइनस आई माइनस एम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब लिखिए एक और पॉइंट बनाकर, एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट मीन्स कौन कौन सा इफेक्ट? प्लस आई प्लस एम एंड, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। बोलिए किस बात को लेकर? सर निगेटिव चार्ज के साथ तो हाइपर कंसन होता नहीं है, राइट? या निगेटिव चार्ज अपने आप में प्लस एम, ये कौन सा एम शो करता है? प्लस एम, और इसके साथ प्लस एम, तो क्या प्लस एम का प्लस एम के साथ कुछ होगा? बट यही बात तो मैं कार्बोकैटायनिक में समझाया था कि समटाइम्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है बट इनडायरेक्टली तो कर सकता है। डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसे कोई अगर आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि निगेटिव चार्ज के साथ हाइपरटेंशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्यों लिख दिया, तो क्या बोलना है? डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व रहेगा बट इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है? और उसके लिए दो चार एग्जाम्पल हम लोग के पास रहेगा। देखिए इट मीन्स प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कौन कौन सा? प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन। ओके एवरीवन, ध्यान से देखना है। इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा और क्यों होगा, दोनों बात। वेरी गुड। ए greater than बी greater than सी greater than डी। व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू? निगेटिव चार्ज के साथ तो हाइपरटेंशन होता ही नहीं है। यहाँ पे हाइपरटेंशन तो इन्वॉल्व नहीं है, प्लस आई, करेक्ट? यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचने का है वो हाइपर कंजन रहेगा या प्लस आई रहेगा? प्लस आई रहेगा। मतलब हम लोग आंसर दे रहे हैं तो उस आंसर के पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड पॉइंट ऑफ व्यू इज अकॉर्डिंग टू प्लस आई, ठीक है? इसका मतलब एक कितना डिग्री कार्बन आयन? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एक्सेप्शनली 1 डिग्री, राइट? हो जाएगा ना? चलिए
जब जहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं रोल प्ले कर रहा है तो वहाँ तो प्लस ही देखना पड़ेगा एवरीवन। अगर अल्काइल है तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होगा? 10 सेकेंड के आंसर दे देना चाहिए अगर आता है तो। ऑल आर 2D राइट। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर क्या सोचना है? प्लस आई। सबसे ज़्यादा प्लस आई तो C2H5 का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा? तो ऑर्डर क्या रहेगा? A B C। यही अगर ऐसा रहता, यहाँ देखिए, तो सर बातें उल्टा हो जाता, राइट? नहीं समझे बात को? अगर सेम फॉर कार्बोकैटायन करते तब आंसर आपका क्या रहता स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए? इन तीनों में ए बी, जब दोनों में सेम ऑर्डर है, चांस की बात है। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं, 6 हाइपर कंजुगेबल। यहाँ पे डोनेटिंग इफेक्ट देख रहे हैं थ्रू हाइपर कंजुगेशन। ऑर्डर सेम हो गया मतलब बात सेम नहीं है भाई, आसमान जमीन का डिफरेंस है। दिस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हाट? डोनेटिंग पावर थ्रू व्हाट? हाइपर। यहाँ पे दिस कार्बन स्टेबलाइज बाय 6 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे दिस वन स्टेबलाइज बाय 8। हाउ मेनी? यहाँ पे दिस कार्बोकैटायन इंजॉइंग हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन? क्या नाम है आपका? तो कुछ तो यहाँ पे पढ़े होंगे, तो एक ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो इसके थ्रू तो हम लोग गए होंगे। बहुत हाइपर कंजुगेशन का तो इतना बार नाम लिया हूँ कि सब लोग को याद हो गया है। तो भाई पूछना है, मुझे लग रहा था कि आप समझ रहे हो, राइट? ये लेटेस्ट सपोज वाला काम मत कीजिए, एकदम पूछिए मुझसे। और नहीं तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहाँ पे? प्लीज़ फॉलो कीजिए। देखिए दिस इज द बिग मिस्टेक। कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो नहीं कि हाँ कैटलिस्ट ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिए तो इस चीज़ का, इस सिस्टम का एडवांटेज उठाइए। इतना बेसिक लेवल से कार्बन से तो स्टार्ट किया हूँ ऑर्गेनिक, राइट? ऑनलाइन क्लास सारे क्लास कर रहे थे? आपका स्कूल कौन सा है? साई विकास ना? स्कूल के एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, राइट? मुझे पता है हर मंडे को वहाँ पे टेस्ट होता है, उस टेस्ट का क्या मतलब? मेरे लाइफ में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी लाइफ में हो सकता है। मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि आपको नॉलेज बढ़ना चाहिए और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अच्छा होना चाहिए, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट? उसके लिए पहले पता है कि इस चीज़ का, ये बीमारी का ये इलाज है, मतलब मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पहले क्लियर द कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट का कैसे एग्ज़ाम देते रहेंगे भाई? इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा रिएक्शन का, एग्री ना? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बात सही बोल रहा हूँ? अनबायस्ड होकर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे या किसी से भी। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। ट्रांसलेशन करने के लिए चल दिए, ABCD नहीं पता, तो ABCD पहले ठीक करेंगे, ट्रांसलेट तो ऐसे होगा नहीं, राइट? दैट्स वाई कोई भी टॉपिक पढ़ने का सिस्टमेटिक, आपको लगता है कि मुझे इतना मेहनत करने का मन करेगा न्यू बैच में? दिस इज़ माई मजबूरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कभी आपको मोटिवेट किया? ऑप्शनल दिस क्लास ये लिख के भेजते हैं ना, उसमें चेक कर लेते हैं, जिनको मेरे साथ इंटरेस्ट होगा कवर करने का वो कर लेंगे, वो मुझसे ID मांग के कर लेंगे, राइट? तो फिजिकल केमिस्ट्री में कभी नहीं लिखूंगा ऐसा कि हाँ यू हैव टू अटेंड द क्लास, बस आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 12 सिलेबस, राइट? 11th कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, मैं रोकूंगा नहीं, मोस्ट वेलकम। ये ऑर्गेनिक में हम लोग जैसे टीचर को मजबूरी हो जाता है कि आप 11th में क्या पढ़ें, आई डोंट नो, तो मुझे कार्बन से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? ये इतना सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है एक्चुअली,
इसमें अगर एक आध चैप्टर छोड़ दिएगा ना कि बीच में, तो पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस से लेकर सब्स्टिट्यूएंट तक माइनस कर दीजिए, तब वहाँ के बाद आप ऑर्गेनिक रिएक्शन रटना स्टार्ट करेंगे। समझने बहुत दूर की बात है। जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्लियर कीजिए। ऐसा लग रहा है ना कि शायद एक क्लास किसी तरीके से पास कर लेंगे, हो जाएगा, फिर अगला क्लास देखा जाएगा। नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, आपको बस 4 दिन लगेगा। ओनली 4 वीडियो या 5 वीडियो है, राइट, या 7 या 10 की जितना भी होगा, 3 से 4 दिन के अंदर दुर्गा पूजा में पूरा कवर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ABC एस्टिमेट ऑफ कार्बोकटाइन, यहाँ पे पॉइंट भी था हाइपर कंजम्पशन, राइट। यहाँ पे अगेन ABC, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डोनर देख रहे हैं, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे डोनर क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा डोनर यहाँ पे डोनर में कौन सा देख रहे हैं, प्लस आई, तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, इस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हाइपर कंजम्पशन। तो ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग अगेन इसको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए देखते देखते कवर हो गया, हार्डली 2 क्लास और लगेगा, तो कार्बन आयन और फ्री रेडिकल ख़त्म। उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ, और एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट, और वो कवर होने के बाद हम साथ साथ हैं, बिल्कुल। तो धीरे, मैं बोला ही था कि नवंबर आता था, क्या बोले, वही परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट एंड टॉटोमेरिज्म। तो बोला भी था कि अक्टूबर आते आते हम लोग पैरेलल हो जाएंगे, जो प्लानिंग का पार्ट है वही गए हैं ऑलमोस्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में भी कुछ बाकी है, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।